हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और इसके लिए आपको पर्याप्त बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 4.0 के लिए आपको बहुत ही अच्छा समय मिला है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम अगस्त में होना था पिछली कैलेंडर के हिसाब से, बट अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। इस समय को सही से यूटिलाइज आपने अगर कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और इस बार जो TRE 4 होगा उसमें क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। वैकेंसी 1,60,000 के लिए आ रही है, मगर उसमें स्टूडेंट भी बहुत सारे होंगे। तो इस हिसाब से आपको कंपटीशन का लेवल आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा होगी। उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो आप इसी सिलसिले में मैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए वीडियो लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसको 2-3 फेज़ों में बांटते हैं हम। तो 2 फेज़ अगर कहें तो 1757 से लेके 1857 तक का ये जो 100 ईयर्स है ना, इसको फर्स्ट फेज़ कहते हैं। और दूसरा फेज़ जो है 1857 से लेके 1884 तक है, 1884 तक, ये दूसरा फेज है। और तीसरा फेज जो है वो है 1885 से लेके 1947 तक, 3 फेज़ है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इन तीनों फेज का मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और आप उसका बार बार रिवाइज कर सकेंगे। आज जो है मैं 1885 से लेके 1947 तक का वीडियो में कवर करूंगी। ओके, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। क्योंकि जब हम पढ़ाई कहानी के तौर पे करते हैं ना, इतिहास को जब हम कहानी के तौर पे पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है और वो इंटरेस्टिंग भी बना रहता है। तो आज मैं 1885 से लेके 1947 तक का लाई हूँ, जिसमें आपको क्विक एक ओवरव्यू मिल जाए और सारे जो आंदोलन हुए हैं, कब कौन सा आंदोलन हुआ है और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप कहानी की तरह इसको ईजिली बहुत ही सिंपल वे में समझ पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज 1885 से लेके 1947 तक के टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, बाकी आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया, 1% भी आपको अगर अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको ज्ञान बढ़ता है, तो मेरे वीडियो को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन द एडवांस। और चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या है, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। देखिए, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये क्यों हुई थी? क्या हुआ था ना कि 1857 के विद्रोह की वजह से जो ब्रिटिश सरकार है वो थोड़ा सा डर गई थी, वो भयभीत हो गई थी कि कहीं हमारा भारत से हमें लौटना ना पड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को, जो यहाँ के राजनेता थे, उनके लिए एक संगठन तैयार करने का जो लॉर्ड डफरिन है और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है, उन दोनों ने तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो है, A.O. ह्यूम, वो ब्रिटिश चाहते हैं और अपनी इस बात को रखते हैं कि अगर भारत में हमने कोई संगठन उनके नेताओं के लिए नहीं बनाया तो फिर 1857 के विद्रोह की तरह फिर से विद्रोह हो सकता है और हमें शायद भारत छोड़ना पड़ जाए। तो इस डर से उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसमें भारतीय नेता जो हैं वो अपनी बात रख सके। ठीक है, तो उनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो मकसद था, वो उद्देश्य बस इतना था ताकि 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से ना हो। दूसरी बात
कि जब ये एलन ऑक्टेवियम एओ ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सरकार के ही ICS ऑफिसर थे, उनके द्वारा अगर किया जाएगा तो उनके अंडर कंट्रोल भी रहेगा और क्या होगा कि वो ब्रिटिश सरकार के अंदर रहेगा। और इस संगठन को बनाने के लिए विक्टोरिया जो थी, रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटिश में जो रानी थी, उसने ये कहा कि ठीक है 3 वर्ष के लिए ही कोई संगठन बनेगा, 3 वर्ष से अधिक का नहीं बनेगा। तो इसी सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, आई होप आप ये बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट कि आगे क्या हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम इनका पूरा नाम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। इनका निवास स्थान क्या था? स्कॉटलैंड। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। वो कहाँ से थे? तो स्कॉटलैंड से थे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप। फिर स्थान कहाँ हुआ? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब देखिए, ये जो है ना, जो 18 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होनी थी वो होना था पुणे में, बट पुणे में उस टाइम क्या हुआ? प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया तो क्या हुआ? इसको तुरंत ही इमीडिएटली इस मीटिंग को, INC के इस सेशन को कहाँ किया गया? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो ये भी पूछता है कि पहला संगठन, पहला जो मुस्लिम लीग की जो पहले सेशन थी, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ओके, और उस समय का वाइसराय कौन था? तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ओके, लॉर्ड डफरिन जो था वो उस समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो ये भी क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वक्त वाइसराय भारत का कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी का नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक है, उन्हीं के सुझाव पे जो है ना ये चीज़ें रखी गई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सलाह पे की गई? तो वो किनकी सलाह पे की गई? दादा भाई नौरोजी के सलाह पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जब फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1857 में, तो उसी का ये जो है वो पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस के भारत के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। अब कई बार क्वेश्चन में, ये एग्जामिनेशन में प्रश्न ये भी बनते हैं कि भारत के पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? WC बनर्जी। भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो जॉर्ज ओले। अब देखिए, भारत के पहले अधिवेशन मतलब फर्स्ट सेशन जो हुआ था INC का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहले यूरोपीय कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहला यूरोपीय कौन था? तो जॉर्ज यूले था। ठीक है, जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो उन्होंने किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली ने। और कौन से अधिवेशन में? छठे अधिवेशन में। और कादम्बिनी गांगुली जो थी वो भारत की पहली ग्रेजुएट महिला थी, कादम्बिनी गांगुली। और इन्होंने
अध्यक्ष ये नहीं रही थी, ये बस कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित की थी, मतलब पहली महिला थी जो संबोधित की थी। और कौन से अधिवेशन में की है, तो छठे अधिवेशन में की है। नेक्स्ट लाइन है, प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। मतलब अगर रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या आंसर होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि पहली यूरोपियन महिला कौन थी, तो भी क्या होगा, एनी बेसेंट। बट पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया वो कौन सा था, तो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। कलकत्ता के जो कांग्रेस अधिवेशन था 1896 में, उसमें सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। तो 1896 का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के अधिवेशन में। कहाँ था, तो कलकत्ता में था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी जी थे और स्वयं इसे गाया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्गृत हुआ। मतलब आनंद मठ जो था उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का, उससे यह मतलब गीत लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर 1885 के बाद 1905 बंगाल विभाजन आता है। ठीक है, बंगाल विभाजन आता है। ठीक है, बंगाल का विभाजन क्या है, उसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। अभी क्या हुआ था ना कि बंगाल में उस टाइम क्या था कि बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, अभी जो बांग्लादेश है वो, असम और बिहार, उड़ीसा सब एक साथ था। ठीक है, तो क्या हुआ ना 1905 में क्या किया जाता है ना, 1905 में कि बंगाल का विभाजन होता है। ये जो बंगाल का विभाजन है इसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाया जाता है। पूर्वी बंगाल में क्या होता है कि मुसलमानों की संख्या अधिक होती है और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक होती है। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, बट असल में ये था, बट उन्होंने बताया, ये वजह ये बताया कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है और हम उसे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पा रहे, तो इसलिए हम पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जबकि बात दूसरी थी, बात ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारत में जो था ना, ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। तो इन दोनों के बीच में फूट डालने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया। ठीक है, फिर उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो था वो 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। अब देखिए क्या होता है ना कि जो बंगाल का विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे 19 तारीख को ये बताया जाता है कि 19 जुलाई 1905 को यह बोला जाता है कि बंगाल का विभाजन होगा और 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का घोषणा कर दिया जाता है और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, इतना तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल बनता है। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस मतलब असम, पूर्वी बंगाल में कौन सा रहता है, पूर्वी बंगाल प्लस असम बन के पूर्वी बंगाल बनता है। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल कैसे बनता है, पश्चिमी बंगाल बनता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये तीन जो है अभी तो राज्य हैं
ये तीनों राज्य मिलके क्या करते हैं, बंगाल और बिहार बनाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी बंगाल में अभी के कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी बंगाल में अभी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों शामिल था। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम, ये दोनों था। और पूर्वी बंगाल और असम मिलाकर मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या होता है कि 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। मतलब ब्रिटिश संसद में जो है वो 3 दिसंबर को बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। अब वो जनता के सामने कब प्रस्ताव रखा गया, 19 जुलाई 1905 को। और 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। मतलब 19 को जो है ना जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल का विभाजन होगा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ये जो प्रस्ताव रखा था ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 3 दिसंबर 1903 को ही रखा जाता है, 3 दिसंबर 1903 को, 3 दिसंबर ऑफ 1993। और जो है 20 जुलाई को क्या होता है, समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। फिर 7 अगस्त 1905 को क्या कहता है, इसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब ये 20 जुलाई को घोषणा जब होता है ना, समाचार पत्रों में ये घोषणा जब प्रकाशित होती है, तो 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। बट इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ता है, और फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि बंगाल का विभाजन जो है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विद्रोह की लहर फैल गई। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन होता है तो जो जनता होती है बंगाल की, उनमें जो है वो विरोध करने लगते हैं और उनमें आक्रोश भर जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था उसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया। अब रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि जब हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश की बंगाल विभाजन के तहत, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया और कहा मुस्लिम ने हिंदुओं को राखी बांधा और हिंदुओं ने मुस्लिम को राखी बांधा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो जो बंगाल का विभाजन था उसी पर उन्होंने अमार सोनार बांग्ला, उसमें मतलब बंगला में भाषा में उन्होंने यह गीत लिखी थी, अमार सोनार बांग्ला, जो आज भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गान है। ठीक है, फिर 1906 आता है। 1905 तक हमने समझ लिया। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल में केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। अब देखिए 1906 में क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और एक शिष्टमंडल बनाया जाता है जिसमें 36 लोग शामिल होते हैं, और उस 36 लोगों का जो लीडरशिप, जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन था, आगा खां नेतृत्व कर रहा था,
जो 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय वो लॉर्ड मिंटो से मिला। मतलब 1 अक्टूबर 1906 में जो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, 1906 में लॉर्ड मिंटो आ जाता है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड मिंटो। और उसने क्या किया कि लॉर्ड मिंटो से मिला। कौन मिला? आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल में केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। मतलब ये जो शिष्टमंडल बैठता है उसमें क्या कहता है कि केंद्रीय मतलब सेंट्रल, प्रांतीय मतलब प्रोविंसेस और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है। फिर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अब आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की विभाजन मतलब घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इस स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। अब 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1917 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मोहम्मद अली मतलब जो जिन्ना था वो शुरू से नहीं, 1906 में शामिल नहीं हुआ था, वो 1913 में शामिल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने बंगाल विभाजन पढ़ लिया और मुस्लिम लीग पढ़ लिया। अब 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन, अब ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। 1907 में जो सूरत रास बिहारी घोष और कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। मतलब 1907 में जो है वो सूरत में जो अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? रास बिहारी घोष। और इसी में जो है कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी, यानी कि एक लिबरल पार्टी और एक रेडिकल पार्टी। ठीक है। तो हमें जो है लिबरल पार्टी में कितने लोग थे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये याद रखना है कि गरम दल के नेता कितने थे, क्योंकि गरम दल में कम नेता थे इसलिए हम याद रख सकते हैं। और उसका ट्रिक है कि लाल, बाल और पाल और इसके अलावा घोष। तो आप क्या याद रखेंगे? लाल, बाल, पाल और घोष जो थे ये 4 लोग गरम दल के सदस्य थे, गरम दल के नेता थे। और इनके अलावा जो बाकी बच गया वो सब क्या थे? उदारवादी थे। ठीक है, यानी कि लिबरल थे। तो इतना तक हम समझ गए। 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। और उस सूरत अधिवेशन का जो होता है उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो रास बिहारी बोस रहते हैं। नेक्स्ट 1908 आता है। तो 1908 में क्या होता है? खुदीराम बोस को फांसी मिलती है। अब क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ये हम आगे जानेंगे। तो खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। खुदीराम बोस जो हैं सबसे यंग, यानी कि जब वो 18 साल के थे तो खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी जाती है। तो 1908 में क्या होता है? खुदीराम बोस को जो फांसी मिलती है उस समय यह माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र के जो फांसी जिनको मिला वो थे खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस जी का जन्म कब होता है? तो उनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ था 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर 1889 1889 को, 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया,
भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में किस घटना को जाना जाता है। तो किस घटना को जाना जाता है? तो खुदीराम बोस के जो ये मारने की साजिश होती है ना, मुजफ्फरपुर के जज जो D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में क्या किया जाता है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जेल में कैद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। तो प्रश्न अगर परीक्षा में आता है कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में किसको जाना जाता है और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम क्या टिक लगाएंगे, खुदीराम बोस। नेक्स्ट लाइन है कि 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब खुदीराम बोस जी को कितने को फांसी पर लटकाया गया था, 11 अगस्त 1908 को, और तब उनकी उम्र महज कितना थी, 18 साल की उम्र थी। मतलब जितने आंदोलनकारी क्रांतिकारी को हम जानते हैं उसमें सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस थे, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें सबसे कम उम्र का शहीद कौन थे। तो उसमें नीचे ऑप्शन बहुत सारे होंगे, जैसे भगत सिंह होंगे, खुदीराम बोस भी होंगे, और बाकी ऑप्शन रहता है जो कंफ्यूज करने वाला रहता है। तो सबसे कम उम्र वाले कौन थे, खुदीराम बोस जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए 1908 के बाद क्या आता है, 1913 का गदर पार्टी। 1913 का गदर पार्टी जो होता है 1913 में स्थापना होती है। उससे पहले क्या होता है कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है उसी को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है 1913 में एक गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। मतलब गदर पार्टी जो था वो जो ब्रिटिश सरकार था उसके समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। तो ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कौन सा था, उसमें गदर पार्टी का अगर ऑप्शन रहेगा तो हम गदर पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका गठन मतलब कि गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, 1913 में, और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था, यानी कि अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को जगह है वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना हो गई, वहाँ की वो मुख्यालय वहीं पे था। ठीक है, फिर इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाभना ने की थी। मतलब गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाभना जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1914, मुझे आदत है क्वेश्चन नंबर बोलने की। नेक्स्ट ये है कि 1914 में क्या होता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से 1918 तक। अब 1913 में क्या हुआ था, याद कीजिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई से। 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है जो कि 1914 से 18 तक चलता है। फिर 1915 में क्या होता है, 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस लौट जाते हैं। ठीक है, फिर 1916 में क्या होता है, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। अब लखनऊ समझौता जो होता है 1916 में, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस जो नरम और गरम दल में विभाजन होता है ना, नरम और गरम दल में जो कांग्रेस की विभाजन होती है वो जो है फिर 1916 में, यानी कि लखनऊ समझौता के तहत एकीकरण हो जाता है गरम दल और नरम दल का, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता होता है। तो आ सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता और नरम और गरम दल की एकीकरण किस सेशन में हुई, तो वो कौन से सेशन में होती है, लखनऊ सेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये प्रश्न आएगा तो क्या होगा, अंबिका चरण मजूमदार।
आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं जो कि 1916 है। 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग में प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के मध्य से स्वशासन प्राप्त करना था। अब देखिए, कोई भी जो आंदोलन हो रहा था उसका एक कोई मकसद होता था, है ना। तो वो मकसद किसी न किसी में चीज़ में ज़रूर था। तो हम क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। और किनके द्वारा की गई, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। जब भारत वापस आते हैं गांधी जी 1915 में, तो पहले तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको सलाह देते हैं कि 1 वर्ष तक आप भारत की यात्रा कीजिए और भारत के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि वो तो ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन में उन्होंने पढ़ाई की थी, ब्रिटेन में बहुत साल तक रहे थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो इनको यह सलाह देते हैं कि आपको पहले 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करके भारत के बारे में आपको जानना है। ठीक है, उसी बीच क्या होता है, 1916 का जो लखनऊ पैक्ट होता है, उसके बाद 1917 में एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन चल रही थी, उसी में राजकुमार शुक्ल जो है, जो कि पश्चिम चंपारण के होते हैं, मतलब कि चंपारण के होते हैं। जो बिहार का एक राज्य है चंपारण, उसमें 2 राज्य है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल होते हैं, वह गांधी जी से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जो है हमारे ज़िले में जो ये हमारे राज्य में जो ये नील की खेती के विरुद्ध मतलब बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, इसके बारे में आप आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें। तो क्या होता है कि गांधी जी जाते हैं, बहुत कहने पर फिर गांधी जी जाते हैं, और गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन रहता है जिसका क्या नाम रहता है, चंपारण आंदोलन। और यह कब होता है, 1917 में। अब चंपारण में जो नील विद्रोह हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि चंपारण नील विद्रोह का खिलाफ इसलिए लोग थे क्योंकि क्या हुआ था कि अब ऐसे मशीन्स बन गए थे, ऐसे केमिकल का इजाद हो गया था, आविष्कार हो गया था, जिससे केमिकली इंडिगो यानी कि नील बनाया जा सके। फिर भी भारतीयों को क्या किया जाता था, भारतीयों को ज़बरदस्ती उन भारतीयों से उनके ज़मीन पे नील का खेती कराया जाता था। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि जब नील की खेती किया जा रहा था तो फिर परेशानी क्या थी। देखिए, परेशानी ये थी कि नील की खेती जो है ना, वो होने पे जहाँ पे नील की खेती जिस ज़मीन पे होती थी, वो ज़मीन बंजर हो जाता था, और फिर बंजर होने की वजह से इस तरह खेत बर्बाद होता था। ऐसे क्या होता है कि लोग हर सीजन में, हर एक मौसम में, हर एक ऋतु में अलग अलग फल मतलब खेती करते हैं। कभी रबी की फसल हुई, कभी इसी तरह मतलब अलग अलग फसल लगाते हैं। बट नील की खेती की वजह से क्या हो जा रहा था कि फसल बर्बाद होते थे और ज़मीन भी बंजर हो जा रही थी। और इसीलिए और ब्रिटिश सरकार क्या कर दिया था कि मतलब 3 कटिया प्रणाली किया था, जिसमें कि जिसका भी भूमि, जैसे मान लीजिए किसी का 3 कट्ठा भूमि है तो 1/3 पे उसको, जैसे ये 3 कट्ठा ज़मीन है तो जो 1/3 ज़मीन है उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, 3/20। तब क्या है, बागान मालिकों ने किसान की यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। इस सत्याग्रह के विरोध के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई और इसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया गया। देखिए, पहले इनका नाम क्या रहता है,
मोहनदास करमचंद गांधी। बट जब ये चंपारण आंदोलन का मतलब विरोध करते हैं और चंपारण आंदोलन सक्सेसफुली ब्रिटिश द्वारा अपना लिया जाता है कि और वो विद्रोह जब ख़त्म होता है, तो इसी पे रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो महात्मा गांधी को किस चीज़ की उपाधि देते हैं, तो महात्मा की उपाधि देते हैं। यानी कि पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे, अब उनको उपाधि महात्मा की मिली, तो वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आंदोलन होता है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो है 1918 में होता है। तो 1917 का आंदोलन होता है, 1917 का जो आंदोलन होता है उसमें क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद कौन सा होता है? चंपारण आंदोलन के बाद मील मजदूर आंदोलन होता है, जो कि कब होता है? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। क्या होता है कि उसके बाद अहमदाबाद में जो उनकी समस्या होती है मजदूरों की, उसको ये सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। प्लेग का एक बोनस जो होता है उसको लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। क्या होता है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब प्लेग जो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसमें सब लोग अपने घर वापस लौटने लगते हैं। तो ब्रिटिश सरकार यह आश्वासन देता है कि जो भी मतलब यहाँ पे काम करेगा उनको बोनस मिलेगा। प्लेग के समय में जो काम करेंगे उनको बोनस मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है और इसी का विद्रोह मजदूर लोग करते हैं और उसी का समर्थन कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आंदोलन होता है? खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन कब होता है? तो खेरा आंदोलन होता है 1918 में ही। ठीक है। तो 1918 में जब खेरा आंदोलन होता है तो उस वर्ष जो है 1918 में गांधी जी खेरा यानी कि गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे कर की वसूली की जा रही थी। अब देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ था? बोनस देने का प्रॉमिस किया गया था, वचन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और वो बोनस नहीं दिए। तो इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ। और खेरा आंदोलन की वजह क्या थी? तो खेरा आंदोलन की वजह यह थी कि किसान के जो फसल नष्ट हो गए थे, बावजूद इनके उनको किसी भी हाल में ब्रिटिश कह रहा था कि आपको लगान देना पड़ेगा और इसी की वजह से गांधी जी इनका सपोर्ट करते हैं और फिर वो खेरा आंदोलन के लिए फाइट करते हैं। फिर गांधी जी किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्य को लेकर वो भारत में भी काफ़ी चर्चित थे। और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में दिखे जाने लगे। क्या हुआ था कि अफ्रीका में जो है ना, ये ऑलरेडी बहुत चर्चित थे क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने अहिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनका आश्रम भी था फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम। कहाँ था? अफ्रीका में जब वो रहते थे तब। और वहाँ पे गोरे और कालों का जो भेद था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस वजह से भारत में भी इनका खूब चर्चा था। ठीक है। तो खेरा आंदोलन में फिर ये होता है कि किसानों को का जो लगान लिया जाता है उसको माफ़ किया जाता है और ब्रिटिश सरकार इसको मान लेता है। फिर 1918 के बाद क्या होता है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ था? 1918 में याद कीजिए क्या हुआ था। और 1900 जो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। फिर 1918 में खेरा आंदोलन होता है और अब आता है वह समय जब 1919 रहता है। इस समय क्या होता है कि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो इसके बाद ही
1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। क्या होता है रॉलेट एक्ट? क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक होता है तो भारतीय सेना को शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे देंगे। ब्रिटिश द्वारा ये वचन दिया जाता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था भारतीयों से, वह निभाते नहीं हैं और फिर और ज़्यादा शोषण करने लगते हैं, और इसी के लिए रॉलेट एक्ट भी लाया जाता है। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और रॉलेट एक्ट उन्होंने ले आया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून आया। मतलब इस कानून को क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून पास किया गया। इसके तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेज को जिसको भी शक जाता वो उसको मतलब जेल में बंद कर देता था, और बिना किसी वजह से लोगों को भी, मतलब 4 आदमी लोग साथ में बात भी नहीं कर सकते थे, उनको शक होने पे वो उनको जेल में डाल देते थे। और जो उनको जो कारावास होती थी उसमें उनको वकील रखने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है 1919 में? अब देखिए 1919 के समय कौन था वायसराय भारत का? तो चेम्सफोर्ड रहता है, और चेम्सफोर्ड के समय में ही ये सब होती है। और जालियांवाला बाग नरसंहार, ये तो हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार होता है। क्यों होता है? एक भीड़ इकट्ठी हुई होती है बैसाखी के पावन जो होता है, बैसाखी का जो पर्व मनाने के लिए जब वो लोग इकट्ठे होते हैं, और पंजाब का जो 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को एक शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। ठीक है। सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी जो मतलब मारे तो गए थे 1500 से लोग के आसपास लोग, लेकिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी? 379 और घायलों की संख्या कितना थी? 1200 बताई गई। मतलब सरकारी आंकड़े जो है वो कम करके बताया जाता। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही क्या होता है? जालियांवाला बाग होता है। नेक्स्ट फिर क्या होता है? 1916 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलता है? 1919 से 1922 तक। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। मतलब तुर्की में एक खलीफा का पद होता था, उस खलीफा को मुसलमानों का क्या? धर्म गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। मतलब खलीफा पे जो है वो बुरे तरीके से वो लोग पेश आ रहे थे, और अंग्रेज के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरुआत कर दिया। मतलब खलीफा के विरोध जो अंग्रेज का व्यवहार था, दुर्व्यवहार था, उसके खिलाफ जो है मुसलमान क्या करते हैं? अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो
तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था। तो इस आंदोलन में क्या करते हैं गांधी जी, मुसलमानों का सहयोग करते हैं और मुस्लिम को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अब गांधी जी क्या चाहते हैं ना कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम जब एक हो जाएंगे तो हम ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो भी हमारा सपोर्ट करें। ऐसा नहीं हो कि हम हिंदू मुस्लिम में भाई भाई के बदले हम अलग हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए और इसका फ़ायदा ब्रिटिश उठाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में उनका समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व मतलब खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना वो शुरू में कौन करता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। और पर बाद में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया जाता है। मतलब जब खिलाफत आंदोलन शुरू होता है तो उस वक्त शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन बाद में जब गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन से मिलते हैं तो फिर इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, गांधी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन। फिर होता है 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसका नाम ही है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो है, इस घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कराई गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। मतलब ये पूछा जाएगा अगर आपसे परीक्षा में, एग्ज़ाम में, कि गांधी जी द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो उसमें मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह रहता है तो आपको वो आंसर नहीं लगाना है। आपको कौन सा आंसर लगाना है, असहयोग आंदोलन, क्योंकि यह जो है गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन में से प्रथम आंदोलन था भारत में। यह आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था और सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो प्रश्न आएगा कि गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी और कौन से आंदोलन के समय त्यागी, तो असहयोग आंदोलन 1920 के समय गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। और जो असहयोग आंदोलन में असहयोग का मतलब क्या है कि मतलब भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीयों के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी मेडिसिन का फैसिलिटी ले रहे हैं, तो ये सब के लिए उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि हम अब उनके बनाए कपड़े, उनके बनाए चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खुद का स्वदेशी अपनाएंगे। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट कौन सा होता है, जब 1920 तक हो गया, अब नेक्स्ट होता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब होता है, 5 फरवरी 1920 को होता है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को होता है। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों को एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, कितने मारे जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को होती है, उसमें क्या होता है ना कि जब जुलूस निकल रहा होता है ना, किसानों का जो जुलूस निकल रहा होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो गोरखपुर के ज़िले में जो चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे जो है ना पुलिस लोग जो है लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। उसी पे जो है ना वो भीड़ जो है वो भड़क जाती है और थाना में आग लगा देती है। तो थाना में कौन रहते हैं, अंग्रेज का शासन है तो अंग्रेजी लोग ही रहते थे। तो उसमें क्या होता है कि 22 जो लोग होते हैं, 22 अंग्रेजी लोग, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। क्या होता है कि गांधी जी तो कहते हैं कि अहिंसा, वो तो अहिंसा के पुजारी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिंसा हो।
तो इस वजह से क्या होता है, चौरी चौरा कांड में जब आग लगाया जाता है तो 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि असहयोग आंदोलन जब उन्होंने वापस लिया था तो बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस इसको विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आंदोलन अपने चरम पे होती है और तब उसको ख़त्म कर देना या बंद कर देना ये उचित नहीं था। फिर क्या होता है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने भी की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। अब कहा कि सुभाष चंद्र मतलब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस आंदोलन को राष्ट्रीय संकट कहा गया, तो किस आंदोलन को कहा गया, असहयोग आंदोलन के समय को कहा गया। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसलों की आलोचना की। मतलब इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू ये लोग भी कहते हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले उनको मतलब असहयोग आंदोलन को बंद करना उनको सही नहीं लगता है, तो इसकी आलोचना करते हैं। परंतु गांधी जी ने भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सब क्या करते हैं, इसको स्वीकार इस फैसले को कर लेते हैं। ठीक है। फिर अब 1922 के बाद क्या आता है, 1923। अब 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब ये जानेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किनके द्वारा हुआ। तो इसके बाद कुछ नेता थे जैसे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचार के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, जब असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लेते हैं गांधी जी, तो इसी संदर्भ में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर एक पार्टी की गठन करते हैं 1923 में, और उस पार्टी का नाम रहता है स्वराज पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट 1924 आता है। 1924 में क्या होता है, महात्मा गांधी जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, पहली और आखिरी बार। यानी कि 1924 में कर्नाटका का जो बेलगांव होता है, उस बेलगांव में गांधी जी जो हैं वो क्या रहते हैं, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं और उसका नाम क्या होता है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता 40वां अधिवेशन होता है और उसका मतलब अध्यक्ष कौन रहते हैं, महात्मा गांधी, जो कि एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के सदस्य नहीं, एज अ अध्यक्ष रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1924 के बाद 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल में हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वह काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विद्रोह किया गया। मतलब साइमन कमीशन जो आया भारत में, तो भारत में लोगों ने नारा कौन सा दिया इसके विरोध में, क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो मतलब इसके सारे सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। तो इसका विद्रोह किया जाता है और साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता है। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि जब साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, और जब वो बढ़ रहे थे तो उन पे लाठियों की मार लगती है, उनको लाठी से पीटा जाता है और फिर
कुछ दिन बाद वो इतना घायल हो जाते हैं कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर लगी लाठी की हर एक वार जो है वो अंग्रेज़ों के ताबूत में कील साबित होगी। तो ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों के ताबूत में कील के समान होगी, यह स्टेटमेंट किसने कहा? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा। ओके, फिर होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर से 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। मतलब सेंट जेम्स पैलेस जो था लंदन में, उसमें ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें कि उस समय ब्रिटिश का सम्राट कौन रहता है? जॉर्ज पंचम। और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के जो है ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन रहता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और ब्रिटिश का सम्राट कौन रहता है? जॉर्ज पंचम। और गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल उस वक्त कौन रहता है? तो लॉर्ड इरविन रहता है। ठीक है, फिर इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो है 89 लोगों ने 89 लोगों ने इस प्रतिनिधियों में भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीति दलों के 16 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस आंदोलन में उपस्थित नहीं थे। देखिए, क्योंकि साइमन कमीशन का कांग्रेस विरोध कर रहा था, तो कांग्रेस कैसे राउंड टेबल जो लंदन में हो रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग कांग्रेस नहीं लेता है। ठीक है, फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। देखिए, पहले जो है ना क्वेश्चन का लेवल ये होता था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 31, 34, 35, 36। बट अब जो है ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो अब ना पूरा डेट पूछता है, तो आपको ये डेट याद रखना जरूरी है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। तो ये भी जो कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ था? लंदन में था। ठीक है, और इसमें गांधी जी भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? जब गांधी जी जो हैं वो जब लॉर्ड इरविन समझौता करने आता है और कहता है कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए और क्या कहते हैं, आप गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। क्योंकि ये जो सम्मेलन रखा जाता है ना, वो मतलब इसी के लिए रखा जाता है ताकि गांधी जी पार्टिसिपेट हो। लेकिन गांधी जी को जेल में बंद किए रहता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ में, तो इसलिए गांधी जी शामिल नहीं हो पाते। और गांधी जी का जो 10 मांग था, 10 सूत्रीय मांग, उसको वो पूरा करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इरविन का सहायता नहीं करते और जेल में ही रहते। और तभी जो है लॉर्ड इरविन वो गांधी जी को समझाने आता है और गांधी जी अपना 10 मांग रखते हैं और उस 10 मांग को लॉर्ड इरविन जो है वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और जब वो मौखिक रूप से जब वो स्वीकार कर लेता है तो 1930 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें वो भाग लेने जाते हैं। लेकिन जब वो उसमें भाग लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो भारतीयों का सुना ही नहीं जा रहा है। तो फिर वो 1931 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उससे वापस आ जाते हैं निराश होकर और फिर वो जेल में बंद हो जाते हैं। फिर सेकेंड जो होता है उसमें जो है अब ये बताया गया है कि कांग्रेस का, महिला का और राष्ट्रीय दल का और दलित वर्ग का और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, मतलब लीडरशिप कौन कर रहे थे। तो अब इससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कांग्रेस के प्रतिनिधि
कौन थे? महात्मा गांधी। वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि में कौन कौन थी भारत से? सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहजहां। मतलब महिला प्रतिनिधित्व में कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू और बेगम जहां आरा शाहजहां थी। और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और दलित वर्ग के प्रतिनिधि में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो आगा खां थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों जो है मुसलमानों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर होता है जब पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में, 26 दिसंबर 1932 में जो है वो पूना पैक्ट होता है। ठीक है, अब पूना पैक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए। ठीक है, निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे। मतलब गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से दुखी थे और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। क्या होता है ना कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इस वक्त कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है और इस डिस्प्यूट का कारण ये रहता है कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि जो दलित है, जो हरिजन का नाम जिससे उन्होंने दिया है, वो पृथक निर्वाचन मंडल बनाए। इससे वो दुखी थे और उन्होंने अंबेडकर जी को कहा था। अंबेडकर जी इसको बहुत ही लाइट लिए थे और फिर वो इसी पे क्या होता है कि गांधी जी बोले रहते हैं कि अगर ऐसा अंबेडकर जी नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? आमरण अनशन करेंगे। तो गांधी जी के इस बात को क्या करते हैं? अंबेडकर जी बहुत ही लाइटली लेते हैं और उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल का मांग ब्रिटिश से किया कि हरिजन के लिए ब्रिटिश मतलब अलग से निर्वाचन मंडल बने। तब गांधी जी आमरण अनशन कर देते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है। ठीक है, और उस समझौता में क्या होता है वो आगे जानते हैं हम। तो उस समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। मतलब दलित का जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल का जो वो मांग रहे थे भीमराव अंबेडकर, उससे क्या होता? उससे ये होता कि हिंदू में ही बंटवारा हो जाती और यही गांधी जी नहीं चाहते हैं और इसलिए वो आमरण अनशन पे बैठते हैं। तो प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो गांधी जी का जब ये पूना पैक्ट होता है, जिसको पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि उनको अलग से निर्वाचन मंडल न बना के उनको क्या करते हैं, उनका जो सुरक्षित सीट होता है वो 71 से 1947 तक बढ़ा दिया जाता है। इस समझौता पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर होते हैं और फिर पूना पैक्ट का पूना समझौता हो जाता है। फिर होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब तृतीय जो है थर्ड मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1935 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से प्रतिनिधि मतलब भाग लिए थे? इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्यों भाग नहीं लेता है? क्योंकि गांधी इरविन जो समझौता होता है 10 सूत्री मांग को, इरविन तो बोल देता है कि हम इसको मानेंगे, पर वो मानता नहीं है। तो इसी पे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं। और इंग्लैंड के लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मतलब इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी था वो भी इसमें भाग नहीं लेता है, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें। और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया। और जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसको तो इनविटेशन भी नहीं मिला था। ठीक है, फिर होता है 1935 आता है। अब 1932 के बाद क्या होता है? 1935 में क्या आता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू किया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है
वो 1935, वो कब लागू होता है तो 1937 में लागू होता है, पर संसद में पारित कब होता है 1935 में। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित कब होता है 1935 में पारित होता है ब्रिटेन के संसद में, बट लागू कब होता है 1937 में। यह लॉर्ड लिनिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, फिर आता है 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब होता है 1939 में, 1 सितंबर 1939 से लेके 2 दिसंबर 1945 तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चलता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चलता है। फिर आता है 1940 में क्या होता है, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अब होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कौन से ईयर में की गई, तो 1940 में की गई। ठीक है, फिर 1942 में क्या आता है, क्रिस्प मिशन आता है। क्रिस्प मिशन, अब क्रिस्प मिशन क्या होता है, क्रिस्प मिशन 1942 में भारत आता है। ठीक है, भारत आता है। स्टैफोर्ड क्रिस्प ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। मतलब कि स्टैफोर्ड जो क्रिस्प होता है, वो जो ब्रिटेन जो होता है ना, उसमें विंस्टन चार्ली की गठबंधन सरकार जो होता है, श्रम मंत्री मतलब लेबर पार्टी, उसका क्या होता है, गठबंधन के सरकार में वो रहता है। फिर होता है क्या, क्रिस्प मिशन जो है 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक आया। मतलब 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। मतलब क्रिस्प मिशन क्या था ना, कि इसमें ना जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जिस तरह गांधी जी ने सपोर्ट किया और भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटेन के साथ मिले और वो सैनिक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े थे। तो ये क्यों गांधी जी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने डोमिनियन स्टेट का मांग की थी, जो कि ब्रिटिश जो है वो वचन तो देता है, मतलब वादा करता है, पर वो पूरा नहीं करता और उसके बदले क्या लाता है, रॉलेट एक्ट लाता है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती है। अब जब 1942 में क्रिस्प मिशन आता है तो उसमें ये रहता है कि भारत को पूछे बिना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे बिना या हमारे भारतीय नेता जो है उनसे पूछे बिना क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो भारत फिर से मेरा साथ देगा, ऐसी उसकी उम्मीद रहती है। बट क्या होता है, उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ नहीं देता है। ठीक है, और क्रिस्प मिशन 22 मार्च 1900, ये डेट हम याद रखेंगे कि 22 मार्च 1942 से 11 अप्रैल 1942 तक चला। इस युद्ध का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग था, मतलब वो चाहते थे कि सहयोग मिले। अब 1942 तक हो गया। 1942 में ही क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो अगस्त क्रांति है। क्यों अगस्त क्रांति पड़ता है वो हम जानते हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। मतलब अंग्रेज जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हैं, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें क्या किया जाता है ना कि अंग्रेज क्या चाल चलता है कि जितने जो लीडर होते हैं ना, मेन लीडर हैं, उन सबको ही हम
गिरफ्तार कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मतलब जितने भी बड़े नेता होते हैं ना, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका नाम क्या देता है, ऑपरेशन जीरो आवर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, और स्टेटमेंट 2-4 दिया रहेगा, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है ये कि गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, तो आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। और गांधी जी की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। मतलब अंग्रेज़ द्वारा जो है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने का पूरी कोशिश की गई, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन को खूब सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक था। यानी कि भारत छोड़ो जो है, भारत छोड़ो आंदोलन वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे अंतिम जो आंदोलन हुआ वो हुआ कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। और अभी मैं आपको पूछी थी कि इसको अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और ये जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगस्त में क्योंकि होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में 1885 से लेके 1947 तक का आंदोलन समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे हैं, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती है तो आप बार बार वीडियो देखें। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, जैसे 1.5x पे करके देख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं ऐसे ही BPSC TRE 4 के लिए बाकी भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करके मिडाइवल से एंशिएंट तक सारा मैं पढ़ाऊँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।